वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मैं आर्या तिवारी आपका स्वागत करती हूँ। यहाँ पर हम विज्ञान से संबंधित चीज़ों का अध्ययन कर रहे थे। ये सामान्य विज्ञान की श्रृंखला थी, कुछ वीडियो हमने पीछे दे दिए थे। ये उसी में अगला पार्ट है और ये श्रृंखला तब तक चलेगी जब तक कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता। छोटे छोटे लेक्चर रहेंगे, इससे आप अपनी तैयारी को थोड़ा थोड़ा करके मजबूत दिशा देते जाएंगे। तो यहाँ हम मापक यंत्रों की जानकारी प्राप्त कर रहे थे, किस यंत्र के सहारे हम किस चीज़ का पता लगाते हैं या क्या नापते हैं। और इसी कड़ी में अभी ये लिस्ट समाप्त नहीं हुई है, कई सारी चीज़ें अभी बची हुई हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, एक्सरे मशीन। एक्सरे मशीन जो है ये मानव शरीर के आंतरिक भागों का छायांकन करती है। आप देखते हैं कहीं भी कोई फ्रैक्चर या कुछ ऐसी चीज़ होती है तो फ्रैक्चर की जांच के लिए या फिर कोई भी शरीर की अंदरूनी जो गड़बड़ी है उसका एक मोटा अनुमान लगाने के लिए एक्सरे करने की सलाह दी जाती है, एक्सरे करवाने की सलाह दी जाती है और इससे एक हद तक पता लग जाता है। तो ये आंतरिक भागों का छायांकन करने वाली मशीन होती है। एक्स किरणों का आविष्कार प्रोफेसर रॉन्जन ने किया था और नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत भी यहीं से होती है। 1901 का जो प्रथम नोबेल पुरस्कार है, भौतिक विज्ञान का नोबेल और पहला नोबेल पुरस्कार, वो प्रोफेसर रॉन्जन को दिया गया था। तो ये एक बात, कूलिज नलिका के माध्यम से एक्स किरणों का उत्पादन, ये सबसे पहले आप देखते हैं। इसके बाद है जाइलोफोन। तो जाइलोफोन एक वाद्य यंत्र है, बाजा। जिंकोग्राफ क्या है? तो जस्ते पर मुद्रण करने वाला, मतलब छपाई करने वाला, प्रिंट करने वाला ये उपकरण होता है। किसके ऊपर? जिंक के ऊपर, यानी जस्ते के ऊपर। वैक्यूम क्लीनर, बताने की आवश्यकता नहीं है, डस्टिंग के लिए काम आता है। और वॉन डी ग्राफ जनरेटर। अब ये जो वॉन डी ग्राफ जनरेटर है ये बहुत उच्च विभवांतर पैदा करने वाला उपकरण होता है। सामान्य जनरेटर जैसा नहीं होता है, उच्च विभवांतर उत्पादन की इसकी क्षमता होती है। इसके बाद है वेंचुरी मीटर, द्रवों के प्रवाह की गति को ये नापता है। वीडियो फोन जो है ये एक ऐसा टेलीफोन होता है जिसमें कि आवाज़ के साथ साथ फोटो भी आता है। आज के समय में वीडियो कॉलिंग चलती है। और आप देखें टेलेक्स को, तो टेलेक्स जो है ये दो देशों के मध्य में समाचारों का प्रत्यक्ष आदान प्रदान करने के लिए सहायक उपकरण होता है। और टेलीमीटर जो है ये सुदूर होने वाली भौतिक घटनाओं को रिकॉर्ड करने वाला यंत्र होता है। टेलीप्रिंटर जो है ये दूरस्थ टेलीग्राफिक संदेशों को स्वयं ग्रहण करके टंकण करने वाला यंत्र होता है। और टेलीस्कोप जो है ये दूरस्थ चीज़ों को नज़दीक से देखने के लिए, मतलब नज़दीक देखने के लिए और उन्हें विस्तृत देखने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र होता है। इसके बाद है थियोडोलाइट। पीछे हमने इसकी चर्चा सुनी थी और यहाँ देखिए, तो थियोडोलाइट जो है ये अनुप्रस्थ और लंबवत कोणों की माप के लिए काम आने वाला उपकरण होता है। सामान्य कोण नहीं, जो कि रेखा चित्र के माध्यम से हम कागज पर खींचते हैं और चांदे की सहायता से नापते हैं, तो वैसे वाले कोण नहीं, जो बड़े कोण होते हैं या इमारतों से संबंधित या किसी पर्वत की ऊंचाई और कोण या उन्नयन का आपको आभास करना है तो उसके लिए थियोडोलाइट का इस्तेमाल होता है। इसके बाद आप देख रहे हैं थर्मामीटर को, तापमान नापने के लिए काम आता है, आप जानते ही हैं। थर्मोपाइल जो है ये विकिरण की तीव्रता को नापता है। ध्यान दीजिएगा, थर्मोपाइल जो है ये विकिरण की तीव्रता को नापने के लिए काम आता है। एल्टीमीटर का काम है एल्टीट्यूड नापना, और एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई ये किसकी नापता है? विमानों की। एमीटर जो है ये विद्युत धारा को नापता है, एम्पियर इसकी इकाई होती है, आप देख ही चुके हैं। एनीमोमीटर जो है ये वायु की शक्ति और गति दोनों को नापता है। ध्यान दीजिएगा, वायु की शक्ति को भी नापता है, विंड की पावर को भी नापता है और उसकी जो गति है, उसकी जो स्पीड है उसका भी मेजरमेंट करता है। इसके बाद एपिकायोस्कोप है, और एपिकायोस्कोप जो है ये अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पर दिखाने के लिए काम में आता है। व्यक्तियों की श्रवण क्षमता को नापने के लिए काम आता है ऑडियोमीटर, सुनने की आपकी जो कैपेसिटी है वो कितनी। साथ में साउंड लेवल मीटर है जो कि ध्वनि की तीव्रता को नापता है, और ध्वनि की तीव्रता को हम लोग बेल में नापते हैं और इसका जो प्रचलित मात्रक है वो डेसिबल। इसके बाद देखें आगे, यहाँ देखें ऑडियोफोन जो कि सुनने में सहायता के लिए कान में लगाया जाता है, और ऑरिस्कोप जो है ये कान के आंतरिक भागों का निरीक्षण करने के लिए काम आता है। एवोमीटर जो है ये रेडियो में उत्पन्न दोष का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक्सीलरोमीटर जो है ये वाहन की चाल वृद्धि दर को नापने का काम करता है, और एक्यूमुलेटर का काम होता है विद्युत ऊर्जा को संचित करना, आपने यहाँ पर देखा। एक्टिनोमीटर जो है ये सूर्य की किरणों की तीव्रता का निर्धारण करता है, मतलब कितनी तीव्र है इसका पता लगाता है। और एरोमीटर का काम है वायु और गैसों के भार और घनत्व को नापना। ठीक, वायु का मतलब ही है गैसों का मिश्रण, तो उनके भार और घनत्व को नापने का काम ये करता है। कैलिपर्स का काम होता है बेलनाकार वस्तुओं के अंदर और बाहर का व्यास नापना, न सिर्फ अंदर का बल्कि बाहर का भी, आंतरिक और बाह्य डायामीटर को नापने का ये काम करता है। इसके बाद है कैलोरीमीटर,
यहाँ आप देख रहे हैं ऊष्मा की मात्रा को नापने वाला ये यंत्र होता है, ठीक है। कैलोरीमीटर क्या करता है, ऊष्मा की मात्रा को नापता है। जो आंतरिक दहन पेट्रोल इंजन होते हैं उसमें इस्तेमाल होने वाला कार्बोरेटर होता है, ठीक है। कार्बोरेटर को हमने पीछे भी देखा था। बोलोमीटर का काम होता है ऊष्मीय विकिरण को नापना, और बैरोग्राफ जो है ये वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन का ग्राफीय निरूपण करके बताता है, ग्राफ पे उसे रिप्रेजेंट करता है। और वायुमंडलीय दाब को नापने का काम बैरोमीटर करता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक एकदम से नीचे गिर जाए तो ये तूफान आने का संकेत होता है। इसके बाद है बाइनोकुलर। तो बाइनोकुलर का काम क्या होता है, दूरबीन यानी आवर्धित करके दिखाने वाला ये यंत्र होता है। कार्डियोग्राफ मनुष्य की हृदय की गति को नाप सकता है। आगे बढ़ते हैं। कार्डियोग्राम, यहाँ देखें दो चीज़ें। कार्डियोग्राम जो है ये मनुष्य के हृदय की गति को नाप सकता है, और कार्डियोग्राफ जो होता है, थोड़ा सा बोलने में मेरी तरफ से मिस्टेक हुआ, माफ़ी चाहूँगी। कार्डियोग्राम जो है ये हृदय की गति को नापने का काम करता है, और ग्राफ जो होता है ना, कार्डियोग्राफ, ये ग्राफिकल ऐसे रिप्रेजेंटेशन देता है। ऐसे ऐसे आप देखते हैं ना, रिपोर्ट आपको लंबी सी मिलती है, तो वो कार्डियोग्राफ के ही थ्रू प्राप्त होती है। इसके बाद देखें कैथेटोमीटर। तो कैथेटोमीटर जो है ये वैज्ञानिक प्रयोगों में ऊंचाई, स्तर इत्यादि को नापने के लिए काम आता है। और कैथोड किरण नलिका का काम तो आप जानते ही हैं, इलेक्ट्रॉन आदि के उत्सर्जन में काम आती है। और क्रोनोमीटर का काम होता है पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करना, जबकि कंप्यूटेटर जो है ये विद्युत प्रवाह की दिशा बदलने के लिए काम आता है, AC को DC में कन्वर्ट करता है। कंपास बॉक्स दिशा सूचक होता है, उत्तर दक्षिण दर्शाया जा सकता है, बाकी पूरा पश्चिम आप खुद मालूम कर लीजिए। कूलिज नलिका का काम हमने शुरुआत में एक्स किरणों के ही रिस्पेक्ट में देख लिया था, ठीक है। एक्स किरणों के उत्पादन के लिए ये एक नलिका नुमा उपकरण होता है। आगे देखते हैं, और यहाँ देखें क्रेस्कोग्राफ है जो कि पौधों की बढ़ोतरी, वृद्धि को नापता है। क्रायोमीटर जो है ये बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर, मतलब 0 से कई डिग्री नीचे का जो तापमान होता है, मतलब अत्यंत कम तापमान, उनको नापने के लिए इस्तेमाल होने वाला तापमापी है। जैसे आपने देखा था ना पायरे हेलियोमीटर और इस तरह की चीज़ें जो कि बहुत उच्च तापमान को नाप रही थी, वैसे ही ये क्रायोमीटर है, ये कम तापमान, अत्यंत कम तापमान को नापता है। साइक्लोट्रॉन जो है इसको पार्टिकल एसिलरेटर कहा जाता है, और ये बहुत ज़्यादा जो आवेशित कण होते हैं उनको एसिलरेट करने के लिए यानी त्वरित करने के लिए काम में आता है। साइटोट्रॉन जो है ये दूसरी चीज़ है। आप साइक्लोट्रॉन और साइटोट्रॉन का अंतर समझिए। साइटोट्रॉन जो होता है ये कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए काम आता है, ठीक है। आर्टिफिशियल वेदर को अगर जनरेट करना है तो उसमें इसका काम लगता है। डेनियल सेल का काम होता है दिष्ट धारा प्रवाह के लिए उपयुक्त उपकरण के तौर पे, कोई परिपथ है उसमें DC करंट के लिए। घनत्व नापने वाला यंत्र होता है डेंसिटी मीटर, कुछ तो नाम से ही क्लियर हो जा रहा है। डायलिसिस की मशीन आप भी जानते हैं, ठीक। ये क्या करती है, गुर्दा अगर मनुष्य का खराब हो गया तो ये कृत्रिम गुर्दे का काम करती। इसके बाद है डिक्टाफोन, अपनी बात या आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए रिकॉर्ड करने वाला ये यंत्र होता है, ठीक है। आप अपनी आवाज़, अपना आदेश रिकॉर्ड कर दिए, अब वो व्यक्ति जब चाहे तब सुन सकता है। इसके बाद है डायलेटोमीटर, ये आयतन में परिवर्तन को नापता है। और डिप सर्किल जो है ये नति कोण को नापता है, नमन कोण, झुकाव कितना है। डायनमो का काम आप जानते ही हैं, जग जाहिर बात है, यांत्रिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसके बाद डायनमोमीटर है, ठीक है। डायनमोमीटर जो है ये इंजन के द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को नापता है। इंजन जो है वो कितनी पावर जनरेट कर रहा है उसको ये नापने का काम करता है। इलेक्ट्रिक मीटर का काम होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने में काम आने में। और आप सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक मीटर तो हमारे घरों में लगा रहता है और उससे हम बिल अपना देख पाते हैं, रीडिंग देख पाते हैं। ये इलेक्ट्रिक मोटर है, असल में मीटर नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक मोटर का काम होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। और इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ ये जो होता है ना, यहाँ आप देखें EEG इसको कहा जाता है। तो ये मस्तिष्क के विभव को नापने के लिए काम आता है। मस्तिष्क से संबंधित विकार इसके माध्यम से पता लग जाते हैं। जैसे ECG जो है वो हृदय की जांच करता है, वैसे ही EEG के माध्यम से मस्तिष्क की जांच पड़ताल की जाती है। इसके बाद है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी आप कह सकते हैं, जो बहुत छोटे बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, उनको देखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इलेक्ट्रोस्कोप का काम होता है विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाना, जबकि एंडोस्कोप, यहाँ देखें आप, एंडोस्कोप जो है ये मानव शरीर के अंदर के हिस्सों को देखने के लिए काम में लाया जाता है। एपिडाइस्कोप को हमने पीछे भी देखा था, चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपित करने के लिए। एस्केलरेटर बताने की आवश्यकता नहीं है, आप बहुत बार इस पर चढ़े उतरे होंगे, ठीक है। चलती हुई यांत्रिक सीढ़ियाँ होती हैं, आजकल लोग पैर नहीं चलाना चाहते। इसके बाद फैदोमीटर, पहले लिफ्ट आई और उसके बाद अब ये चलती हुई सीढ़ियाँ। तो फैदोमीटर को देखते हैं। तो फैदोमीटर समुद्र की गहराई को नापता है, फैदम में गहराई को नापा जाता है, तो वो एक मात्रक भी है, ध्यान दीजिएगा। अग्निशामक क्या करता है, तो अग्निशामक जैसा नाम है वही काम करेगा। अब अग्निशामक के तौर पे क्या इस्तेमाल हो रहा है ये मायने रखता है।
इसके बाद है फ्लक्स मीटर। तो फ्लक्स मीटर जो है ये चुंबकीय फ्लक्स को नापता है, जबकि गैल्वानोमीटर जो है ये विद्युत धारा की उपस्थिति है अथवा नहीं इसका पता लगाता है। गैनोंग श्वसन मापी ये श्वसन गुणांक की माप करता है। और गाइगर मूलर काउंटर, इसको जीएम काउंटर भी कहा जाता है। दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, गाइगर या गीगर और मूलर, ठीक है। ये दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसको इजाद किया था। और ये रेडियो एक्टिविटी के स्रोत की गणना करता है, मतलब रेडियो एक्टिविटी का जो सोर्स है जहाँ से वो निकल रही है, रेडिएशन जहाँ से रिलीज हो रहा है वहाँ विकिरण कितना है और किस स्तर का है इसका ये पता लगाता है। इसके बाद है ग्रेवोमीटर। तो ये क्या करता है, पानी के अंदर तेल की उपस्थिति का पता लगाता है। और गायरोस्कोप घूमती हुई चीज़ों के लिए होता है, उनकी गति को नाप सकता है। हार्ट लंग मशीन जो है ये हृदय और फेफड़े का ऑपरेशन करते समय इस्तेमाल की जाती है। हाइड्रोमीटर जो है ये द्रवों का अपेक्षित घनत्व नापता है, जबकि हाइड्रोफोन जो होता है ना, ये दो चीज़ें हैं। हाइड्रोफोन जो है ये पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने के लिए काम में आता है। हाइग्रोमीटर का काम होता है आर्द्रता नापना, वायुमंडलीय आर्द्रता। और हाइग्रोस्कोप जो है ये उसके परिवर्तन को दर्शाता है। आर्द्रता को अगर नापना है तो आपको हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करना है। और हाइग्रोस्कोप जो है ये अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप आर्द्रता के परिवर्तन को नापना चाहते हैं। इनक्यूबेटर ये एक पारदर्शी पात्र होता है जो कि एक अनुकूल स्थिति को बनाकर जो प्री मैच्योर बेबी होते हैं, यानी समय से पहले उनकी पैदाइश हो जाती है, तो उनको सुरक्षित रखता है तब तक जब तक कि वो परिपक्व नहीं हो जाते, मतलब बाहरी वातावरण में सर्वाइव करने के लायक नहीं हो जाते। और इनक्यूबेटर के अंदर कमोबेश वही परिस्थितियाँ होती हैं जो माँ के गर्भ में होती हैं। इसके बाद जैक को देखते हैं। तो जैक जो है ये भारी चीज़ों को एक छोटी दूरी से ऊपर उठाकर कहीं पहुंचाने के काम में आता है, ठीक। और कैलिडास्कोप आप जानते ही हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की जो ज्योमेट्रिकल आकृतियाँ होती हैं, रेखागणितीय आकृतियाँ होती हैं, उनको देखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। काइमोग्राफ का काम होता है हृदय और फेफड़ों की गति, स्पंदन इत्यादि को रिकॉर्ड करना, ग्राफ पे अंकित करना। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता नापता है। जबकि तड़ित चालक जो है ये आकाशीय बिजली से इमारतों को और जो मूल्यवान चीज़ें हैं उनको नष्ट होने से बचाता है। इसमें होता क्या है, एक आवेश चालक छड़ जो होती है वो किसी ऊंचाई, मतलब ऊंचे स्थान पर लगाई जाती है जहाँ से कि आकाशीय बिजली के ऊपर गिरने की संभावना होती है। और उसका जो एक हिस्सा है छड़ का, उसको नीचे ले जाकर पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया जाता है, ताकि जो विद्युत आवेश है या आकाशीय बिजली की जो आवेश की क्षमता है वो सब पृथ्वी के अंदर समा जाए और पृथ्वी का आवेश अनंत होता है। इसके बाद आप देखें लाउड स्पीकर को। तो लाउड स्पीकर जो है ये धीमी आवाज़ को तेज दर्शाता है, मतलब दुगनी तिगुनी और चौगुनी 10 गुनी करके सुनाता है जैसे उसकी पावर को बढ़ाया जाए। तो ये सब आपने देखा। यहाँ मापक यंत्रों की चर्चा हम लोग कर रहे थे, परिचय प्राप्त कर रहे थे। ये लिस्ट जो है अब लंबी तो थी लेकिन यहाँ पर जाकर ये समाप्त हो जाएगी। लेकिन इसमें हम उन सारे मापक यंत्रों को देख पा रहे हैं जिनसे कि पूछे जाने की संभावना, मतलब जिन क्षेत्रों से पूछे जाने की संभावना बनती है। यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। अब कहाँ से पूछेगा कोई नहीं जानता, इसलिए पढ़ लीजिए। तो मैक मीटर जो है ये वायुयान की गति को ध्वनि की गति के सापेक्ष नापता है। वायुयान की गति को तो नापता ही है, लेकिन कैसे, यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है या स्पीड ऑफ साउंड है उसके रिस्पेक्ट में नापता है। इसके बाद है मैग्नेटोमीटर। तो मैग्नेटोमीटर का काम होता है चुंबकीय संचलन और क्षेत्रों की तुलना करना। मैनोमीटर का काम है गैसों का दाब नापना। और मेगाफोन जो है ये ध्वनि को दूरस्थ स्थानों पर ले जाने वाला उपकरण होता है। माइक्रोमीटर का काम होता है मिलीमीटर के 1000वें भाग को ज्ञात करना, काफ़ी छोटा है। और माइक्रोफोन जो है ये विद्युत तरंगों में ध्वनि तरंगों को बदल सकता है। माइक्रोस्कोप जो है ये सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित रूप में देखने वाला यंत्र होता है। माइक्रोटोम जो है ये किसी वस्तु को बहुत छोटे छोटे टुकड़े में काट सकता है, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काट सकता है। नेफेटोमीटर का काम होता है तरल में अघुलनशील कणों के द्वारा होने वाले प्रकाश के प्रकीर्णन को नापना। जबकि ओडोमीटर जो है ये जो वाहन है उनके पहियों द्वारा तय की गई दूरी को नापता है। ओम मीटर का काम होता है आवेश को नापना, ठीक है। यहाँ जो आप देख रहे हैं ना कि ये आवृत्ति नापता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये प्रतिरोध को नापने का काम करता है परिपथ में। और ऑसिलोग्राफ का काम होता है कंपन नापना। ऑसिलेशन माने कंपन। तो विद्युतीय और यांत्रिक कंपनों को ये ग्राफ के माध्यम से व्यक्त करता है। इसके बाद है पैराशूट। तो पैराशूट से आप जानते ही क्या होता है, ऊंचे स्थान से सुरक्षित आप धरती पर उतर आएंगे। यहाँ हवा का जो सहयोग है वो आपको मिलेगा, मतलब इमरजेंसी अगर आपको जहाज से कूदना पड़े तो आप पैराशूट लेकर कूदेंगे। अब खुलेगा या नहीं खुलेगा ये आपकी डेस्टिनी पर डिपेंड करेगा। इसके बाद आप पेरिस्कोप को देख रहे हैं। तो पेरिस्कोप एक प्रकाशिक यंत्र है, ऑप्टिकल डिवाइस है असल में, और इसके द्वारा प्रेक्षक छिपा रहकर भी चारों ओर के वातावरण को देख सकता है। अब बताइए इससे अच्छा क्या हो सकता है। और इसका उपयोग पनडुब्बी में किया जाता है। इसके अलावा जो लड़ाकू जहाज होते हैं, युद्धपोत होते हैं, उनमें इसका इस्तेमाल होता है। भाई छिप कर किसी को देखने की नौबत कब आएगी,
जब आप किसी दुश्मन को देख रहे हैं, उसकी निगाह से बच के उस पर अटैक करना चाहते हैं, तो वैसी ही चीज़ों में इस्तेमाल भी होगा। इसके अलावा क्रूज़र युद्ध क्षेत्र में छिपे सैनिकों के द्वारा या फिर तोपखाने के जो अफसर हैं उनके द्वारा, मतलब उस तरह की जो एक्टिविटी है उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है शत्रु की गतिविधियों को निगरानी में रखने के लिए। अब इसके बाद जो अगली टेबल हमारी बनी हुई है उसमें हम उपकरणों के द्वारा जो ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है, यहाँ आप देखें ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसके द्वारा, किस माध्यम से किस माध्यम में हो रहा है, ये सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपका डायनेमो है। डायनेमो की चर्चा हमने पीछे भी की थी। यांत्रिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में बदल सकता है। और माइक्रोफोन क्या कर सकता है, ये ध्वनि ऊर्जा का विद्युत संकेतों में रूपांतरण करता है। लाउड स्पीकर का काम होता है। लाउड स्पीकर को देख लेते हैं। ये आपने देखा विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण। अच्छा, सोलर सेल जो है ये विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है सौर ऊर्जा को, ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव का यहाँ बखूबी इस्तेमाल किया जाता है और अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव की ही एक अच्छी व्याख्या के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कुछ लोग ये सोचते हैं कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के चलते उन्हें दिया गया था, लेकिन जब जिस वक्त उन्हें नोबेल दिया गया 1930 के आसपास, तो उस समय फिजिक्स के नोबेल को देते समय जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसकी अच्छी व्याख्या कोई समझ ही नहीं पा रहा था। मतलब जितने भी महान लोग थे उन्हें समझ में नहीं आ रहा था और आइंस्टीन जैसा विलक्षण बुद्धि का व्यक्ति लाख कोशिश के बाद इन्हें समझा नहीं पा रहा था। तो लोग सोच रहे थे कि आइंस्टीन के दिमाग का सिर्फ फितूर है। हाँ, प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है इसके लिए इन्हें पर्याप्त ख्याति प्राप्त हुई और आइंस्टीन को जो गौरव प्राप्त होना चाहिए था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए यानी सापेक्षता के सिद्धांत के लिए, वो उन्हें जीते जी नहीं मिल पाया। फिलहाल ट्यूबलाइट को देखते हैं। तो ट्यूबलाइट जो है ये विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा और हाँ कुछ हद तक ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में भी रूपांतरण करती है, ठीक है। इसके बाद है विद्युत हीटर। आप जानते ही हैं बिजली से ये गर्मी पैदा करता है। और कार की बैटरी, तो कार की बैटरी रासायनिक ऊर्जा, बैटरी में क्या होता है, रसायन होते हैं, तो रासायनिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में बदल के कार को ऊर्जा देता है। और वाष्प इंजन जो है ये ऊष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये मामला यहाँ पे आप देख रहे हैं। इसके बाद जलता हुआ कोयला। तो जलता हुआ कोयला क्या करेगा, कोयले के अंदर जो पदार्थ है वो रासायनिक संरचना में बद्ध है, तो जब वो टूटते हैं मतलब रासायनिक बंध उनके टूटते हैं तो वहाँ से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण होता है, ठीक है। और विद्युत अपघटन में क्या होता है, तो विद्युत अपघटन में उल्टा काम हो रहा है। यहाँ पर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जा रहा है। पीछे हमने देखा था कि रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल रही है बैटरी के माध्यम से, और विद्युत अपघटन का जो सिद्धांत है उसके माध्यम से विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। अब इसी सारणी के दूसरे हिस्से को देखना आवश्यक हो गया है। तो विद्युत बल्ब, यहाँ देखिए विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण। बल्ब सिर्फ प्रकाश नहीं देता है, गर्मी भी पैदा करता है। इसके बाद देखें विद्युत सेल को, जैसा कि पीछे भी देखा वही बात है, जो कार की बैटरी के संदर्भ में था वही चीज़ है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। मोमबत्ती का काम क्या होता है, तो यहाँ भी मोम क्या है, वो एक रसायन है और उसके जलने से, उसके प्रज्वलन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उससे हमें प्रकाश मिलता है और गर्मी भी मिलती है, दोनों मिलता है। तो इसीलिए प्रकाश और ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण होता है। सितार, ठीक, सितार बजाने वाला बाजा तार के सहारे बजता है और इसमें जो मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा होती है वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है यानी ध्वनि ऊर्जा में बदलती है। विद्युत मोटर का काम होता है विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण, और बिजली का पंखा जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल के आपको हवा देने का काम करता है। इसके बाद है टरबाइन। तो टरबाइन जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। इसमें डायनमो संबद्ध होता है, ठीक है। टरबाइन के जो पंखे होते हैं, अब इनमें दो तरीके से ऊर्जा उत्पादन होता है आमतौर पे। एक तो विंड एनर्जी होती है, हवा से ये घूमता है, इसके जो पंखे हैं वो तेज गति से घूमते हैं, तो जो मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है डायनमो के माध्यम से उसको बिजली में कन्वर्ट कर दिया जाता है। दूसरा जो जल विद्युत होती है, तो उसमें ऊंचाई से जलाशयों में पानी इकट्ठा करके और तेज धार के साथ टरबाइन के ऊपर गिराया जाता है, तो पंखे जो है वो तेज रफ्तार में घूमने लगते हैं। फिर डायनमो इसके साथ कनेक्ट करके बिजली बनाई जाती है। तो यहाँ इसके साथ डायनमो जो है वो अटैच होता है। इसके बाद पवन चक्की को आप देखें, तो पवन चक्की यानी विंड मिल जो होती है ये भी वही काम कर रही है ना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रही है। विद्युत चुंबक क्या करता है, ये विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में बदलता है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें कि एक सीमा तक अगर आवेश प्रवाहित किया जाए यानी विद्युत प्रवाहित की जाए तो वो चुंबक के समान व्यवहार करने लगते हैं। कौन कौन से ऐसे पदार्थ होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं, प्रतिचुंबकीय होते हैं, क्या होते हैं, उन सब की चर्चा हम आगे करने वाले हैं, लेकिन यहाँ एक संक्षिप्त जानकारी। तो ये आपने देखा। और परमाणु बम की अगर बात करें तो ये नाभिकीय ऊर्जा होती है। ध्यान दीजिएगा, ये परमाणु ऊर्जा नहीं होती है, ये नाभिकीय ऊर्जा होती है। पूरे परमाणु की एनर्जी नहीं है, सिर्फ नाभिक की ऊर्जा है। जो भारी नाभिक होते हैं उनको तोड़ा जाता है, ठीक। भारी नाभिक है मतलब भारी भरकम है, उसका जो द्रव्यमान है वो ज़्यादा है, तो उसको तोड़ा गया
उसके ऊपर मंद गति के न्यूट्रॉनों की बौछार करके, और एक बार जब तोड़ा जाता है तो वो 2 या 2 से अधिक हल्के छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है। और ये प्रोसेस यहीं पर नहीं रुकता है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे न्यूट्रॉन जो हैं वो छुट्टा घूमने लगते हैं और वो आगे इन्हीं नाभिकों को तोड़ने फोड़ने का काम करते हैं। तो ये पूरी एक चेन डेवलप हो जाती है, श्रृंखला अभिक्रिया यहाँ बननी शुरू हो जाती है और इसका अंत ही नहीं होता है। और यहाँ से अल्फा बीटा गामा लगातार निकलती हैं, विनाश पैदा करती हैं। तो ये विध्वंसक होता है। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया जो है, इसे विखंडन अभिक्रिया कहा जाता है। तो इसका ये उदाहरण है। और हाइड्रोजन बम में क्या होता है, इसी का जस्ट अपोजिट, जो छोटे छोटे नाभिक हैं उनको आपस में कंप्रेस करके ताप और दाब की भीषण परिस्थितियों में फ्यूज किया जाता है और वो नाभिकीय फ्यूजन यानी संलयन होता है। नाभिक जुड़ते हैं, उससे अपार ऊर्जा निकलती। तो फिलहाल यहाँ परमाणु बम की बात हो रही है। ये नाभिकीय ऊर्जा को ध्वनि, तेज आवाज़ होती है जब बम फटता है, प्रकाश और ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जब कहीं भी परमाणु बम गिराया जाता है, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी पे पहला टेस्ट हुआ था, तो वहाँ आप देखें कि जितने भी डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है या ऐसे भी आपने तमाम जगह देखा होगा, तो पहले क्या होता है, तेज, पहले तो उजाला होता है, प्रकाश तेज उत्पन्न होता है। उसके बाद भीषण ध्वनि और पूरा जो गर्द गुबार है वो वहाँ से पैदा होता है। उसके बाद भीषण ऊर्जा वहाँ से निकलती है, मतलब ऊष्मीय ऊर्जा, और दूर दूर तक लोग जो हैं वो भाप बनकर उड़ जाते हैं, इतनी ज़्यादा ऊष्मा होती है। तो ये सारी परिस्थितियाँ होती हैं। अब इसके बाद चलते हैं अगले हिस्से की तरफ। तो बिजली का जो चूल्हा होता है ये क्या करता है, तो भाई विद्युत ऊर्जा को ये ऊष्मीय ऊर्जा में बदलेगा और वही ऊष्मा जो है वो भोजन को प्राप्त होगी। जितने भी आपके यूटेंसिल हैं उन्हें मिलेगी, उनके अंदर आप दाल चावल रख के पकाइए। इसके बाद देखें प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण ही एकमात्र वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम सौर ऊर्जा को यूटिलाइज कर पाते हैं। नहीं तो हम कोई सोलर सेल थोड़े ही हैं कि सूर्य के प्रकाश में खड़े होकर चार्ज हो जाएंगे। ठीक है कि विटामिन डी उत्सर्जित करने की हमारी माफ कीजिएगा, अवशोषित करने की हमारी क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी, लेकिन जो सौर ऊर्जा का हम भोजन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं या अपने पूरे उपापचय को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो हमें पौधों के माध्यम से प्राप्त होती है। तो पौधे बीच में एक माध्यम का, एक पुल का काम करते हैं। कुल मिलाकर प्रकाश संश्लेषण और ये विद्युत चुंबकीय विकिरण जो होता है, मतलब कुल मिलाकर यहाँ ये गलत दिया हुआ है, विद्युत चुंबकीय विकिरण नहीं बल्कि जो सौर विकिरण होता है, सौर ऊर्जा होती है, सोलर रेडिएशन होता है, उससे रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न करने का तरीका होता है। पौधे क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं, मतलब हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना जो प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस है उसे कंप्लीट करते हैं। तो वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जमीन से पानी लेते हैं और अन्य जो पोषक पदार्थ हैं उनको ग्रहण करते हैं। साथ में सूर्य के प्रकाश की ही उपस्थिति होती है, मतलब किसी भी अभिक्रिया को चलने के लिए, संचालित होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो वो ऊर्जा उसे सोलर रेडिएशन से प्राप्त होती है और उसके बाद जो यहाँ कन्वर्जन होता है तो सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में होता है। ठीक है, और सौर ऊर्जा है क्या, तो असल में ये नाभिकीय ऊर्जा है, क्योंकि ये भी नाभिकीय अभिक्रियाओं के माध्यम से ही उत्पन्न होती है। सूर्य के अंदर क्या हो रहा है, नाभिकीय संलयन हो रहा है। तो कुल मिलाकर ये रासायनिक ऊर्जा में बदलकर अपने पास संचित रखते हैं। कुछ हिस्सा अपने मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ इनके अंदर स्टोर हो जाता है, और जो स्टोर हो जाता है वही जो आगे की फूड चेन में इन्हें खाने वाले उपभोक्ता होते हैं उनको प्राप्त होता है। तो वो एनर्जी का पिरामिड इत्यादि हम इन्वायरमेंट में देखेंगे और विस्तार से देखेंगे। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल की बात करें, ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक, इसके बाद टेलीफोन है, टेलीफोन रिसीवर है, रेडियो है, दोनों है। तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करते हैं और फोटोग्राफिक प्लेट जो है ये प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत लैंप का काम होता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मीय ऊर्जा में बदलना। थर्मो इलेक्ट्रिक ये क्या है, तो थर्मो इलेक्ट्रिक जो है ये ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जल विद्युत बांध, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो होते हैं वहाँ पर क्या होता है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो होती है उससे विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या है, वो पानी को स्टोर करके रखते हैं। तो पानी की जो स्थिति है उसके कारण उसमें ऊर्जा बद्ध होती है यानी निहित होती है, और उसी पानी को जब ऊंचे स्थान से नीचे की ओर गिराया जाता है तो वो तेज गति से घूमने वाले टरबाइन के पंखे हैं उनके ऊपर गिरती है, और उन्हीं की रफ्तार की वजह से, मतलब तेज धार से गिरते हुए पानी की रफ्तार की वजह से ही वो टरबाइन के जो पंखे हैं वो तेज रफ्तार में घूमते भी हैं। घूमने से पीछे जो प्रोसेस था हमने समझाया, ठीक है, बीच में डायनमो अटैच होता है और यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। इसके बाद है जनरेटर, लगभग सभी अच्छे घरों में होता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। अच्छे घरों से तात्पर्य ये है कि वहाँ बिजली की स्थिति कतई अच्छी ना हो तो जनरेटर होता है, जहाँ बिजली ही कटती ना हो तो फिर वहाँ के लिए बात ही नहीं है। इसके बाद है इलेक्ट्रिक इस्त्री यानी प्रेस की बात हो रही है, यहाँ स्त्री और पुरुष की बात नहीं हो रही है, इस्त्री की बात हो रही है। तो इलेक्ट्रिक इस्त्री जो है ना ये विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलती है। अपने कपड़ों को आप गर्मी के माध्यम से सीधा करते हैं, उसकी सलवटें दूर करते हैं।
इसके बाद है रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर आप में से जितने भी विज्ञान के विद्यार्थी हैं या बेसिक लेवल का भी साइंस अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो आप जानते हैं, ये प्रत्यावर्ती धारा को एक दिशीय धारा में बदलने का काम करता है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने कुछ जो यंत्र हैं उनके विषय में परिचय प्राप्त किया। अब आगे जो हम अगले एपिसोड में यानी अगले लेक्चर में देखेंगे वो कुछ यंत्र और आविष्कारकों के नाम हैं। किस यंत्र के आविष्कार करने वाले व्यक्ति कौन थे, ये जानना आवश्यक होता है, पूछा जाता है यहाँ से। तो एक लिस्ट है, ठीक ठाक लंबी है, इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे और आगे की बात करेंगे। इसमें इतना है, तब तक के लिए नमस्कार।